प्यारे बच्चों, एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 11 रचनाएं की सभी रचनाओं को करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको अध्याय 11 रचनाएं कंस्ट्रक्शंस की सभी रचनाएं सभी कंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। रचना 11.1 रचना 11.1 में हमें दिया गया है एक दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना करना। ठीक है, तो हम सीखते हैं कि अगर हमें एक कोण दिया है तो उस कोण के समद्विभाजक की रचना कैसे करेंगे। समद्विभाजक की रचना मतलब कि उस कोण से एक रेखा या किरण खींचेंगे जिससे वो कोण दो बराबर भागों में विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हमें एक कोण दिया गया है एबीसी, ये एबीसी हमें कोण दिया गया है। ठीक है, और इस कोण का हमें समद्विभाजक की रचना करनी है। तो हमें इस कोण एबीसी के समद्विभाजक की रचना करनी है। ठीक है, तो मान लेंगे कि बीएफ जो है वो समद्विभाजक होगा कोण एबीसी का, जो कोण एबीसी को दो बराबर भागों में बांटेगा। कोण सीबीएफ, ये लाल वाला कोण, और कोण एबीएफ, ठीक है, ये हरा वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो हमें रचना करनी है बीएफ की, जहां पे हमें एबीसी कोण तो दिया हुआ है और हमें बीएफ की रचना करनी है कि बीएफ जो है कोण एबीसी को दो बराबर भागों में बांटेगा। आइए अब हम रचना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे रचना के चरण। ठीक है, अब जो है रचना का जो पहला चरण है वो क्या है, केंद्र बी को केंद्र मानकर तथा कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए। ठीक है, तो बी को हम केंद्र मानेंगे, बिंदु बी को। ठीक है, और एक त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे। ठीक है, तो ये हमने लाल रंग का चाप खींच दिया बी को केंद्र मानकर। ठीक है, जो कि किरण बी ए को जो है, किरण बी ए जो है उसको बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और किरण बीसी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमने लिख लिया। तो ये हो गया हमारा रचना का पहला चरण। अब रचना के दूसरे चरण में देखते हैं, पुनः डी और ई को केंद्र मानकर। तो पहले हम डी को केंद्र मानेंगे और फिर ई को केंद्र मानेंगे मानकर, तथा 1/2 डी, डी की जितनी लंबाई है, ठीक है, डी और ई को नाप लेंगे, उससे आधे से ज्यादा। ठीक है, 1/2 डी से बड़ी त्रिज्या लेकर चाप लगाएंगे। तो पहले डी से चाप लगा लेते हैं। ठीक है, बिंदु डी से एक चाप लगा लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या कितनी लेंगे प्रकार में, 1/2 डीई से ज्यादा। ठीक है, 1/2 डीई से ज्यादा ले लेंगे। उसी प्रकार अब बिंदु ई से, ई पर नुकीला सिरा रखेंगे प्रकार का, और उतनी ही त्रिज्या लेकर चाप लगा देंगे। ठीक है, और 1/2 डीई से ज्यादा त्रिज्या क्यों लेते हैं, ताकि ये दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। और मान लेते हैं कि ये दोनों चाप एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रचना का दूसरा चरण। अब रचना के तीसरे चरण में कह रहा है कि बिंदु बी और बिंदु एफ को मिलाइए, बी एफ खींचे। तो बी को और एफ को हम मिला देंगे। तो हमने बी और एफ को मिला दिया, बी एफ हमने खींच दिया। ठीक है, यही किरण बी एफ कोण एबीसी का अभिष्ट समद्विभाजक है जो हमें खींचना था। ठीक है, ठीक है, तो कोण एबीसी दो बराबर भागों में बंट जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर भाग हमने दर्शा दिए। ठीक है, तो ये हो गई रचना हमारी, रचना 11.1 में जो हमें करनी थी। दोस्तों, जो भी हम रचना करेंगे, रचना करने के बाद हमें उस रचना की प्रामाणिकता भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम रचना की प्रामाणिकता बताते हैं कि जो हमने रचना की वो वाकई में सही है या नहीं, और सही है तो क्यों सही है। ठीक है, तो रचना को प्रामाणिकता करने के लिए हम डीएफ और ईएफ को मिलाइए। तो पहले तो डी और एफ को मिला दिया हमने, फिर ई और एफ को हमने मिला दिया। ठीक है, अब त्रिभुज डीबीएफ, ये नीला वाला त्रिभुज डीबीएफ, और त्रिभुज ईबीएफ, ये पीला वाला त्रिभुज, त्रिभुज ईबीएफ। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए डीबी बराबर ईबी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक ही चाप की त्रिज्याएं हैं। हमने बिंदु बी से चाप लगाया था जो ई और डी पर जाकर मिला था। ठीक है, तो एक ही चाप की त्रिज्याएं बराबर होंगी, तो डीबी और ईबी आपस में बराबर हो गए। और ये भुजा है तो हमने लिख दिया एस साइड के लिए। फिर देखिए बीएफ बराबर बीएफ, ये तो उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ तो बराबर ही होते हैं, बीएफ और बीएफ आपस में बराबर होंगे। ठीक है, फिर एफ डी बराबर एफ ई, एफ डी और एफ ई आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये समान त्रिज्या वाले चाप हैं। हमने एक ही त्रिज्या ली थी, उससे डी से चाप लगाया था और ई से भी चाप लगाया था, जो कि एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी बराबर होंगे। तो ये सभी क्या हैं, भुजाएं हैं, तो हमने एस एस लिख दिया इन सब के लिए। अब आप देखिए एस 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 नियम से, एस 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 नियम से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे तो त्रिभुज का क्रम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर एस 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 नियम लगता है तो हम क्या करते हैं,
तीनों भुजाओं के पहला पहला अक्षर ले लेते हैं। तीनों भुजाओं का पहला पहला अक्षर ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, डीबीएफ। तो हम कह देंगे कि त्रिभुज डीबीएफ सर्वांग सम होगा। दूसरे त्रिभुज का भी पहला पहला अक्षर ले लेंगे, किसके, क्या मिलेगा हमें, ईबीएफ। तो त्रिभुज डीबीएफ और त्रिभुज ईबीएफ आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। किस नियम से, एसएसएस के नियम से। ठीक है, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। तो हम जानते हैं यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो यहाँ पर हम कह देंगे कि संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो वही क्रम हमने ले लिया जो क्रम त्रिभुज का है, डीबीएफ, कोण डीबीएफ बराबर कोण ईबीएफ। ठीक है, उसी क्रम में ले लिया है। कोण डीबीएफ और कोण ईबीएफ आपस में बराबर होंगे। ठीक है, कोण डीबीएफ को हम क्या लिख सकते हैं, कोण सीबीएफ, एक ही बात है क्योंकि डी और सी एक ही किरण पर है। तो कोण डीबीएफ को हमने लिख दिया कोण सीबीएफ। ठीक है, उसी प्रकार कोण ईबीएफ को हम क्या लिख सकते हैं, कोण एबीएफ, क्योंकि ई और ए एक ही किरण पर है। तो कोण सीबीएफ बराबर कोण एबीएफ आ गया हमारा। और यही हमें प्रमाणित करना था कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो कोण सीबीएफ और कोण एबीएफ आपस में बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं अतः बीएफ जो है दिए हुए कोण एबीसी का क्या होगा, समद्विभाजक होगा। बीएफ जो हमने खींचा था वो क्या होगा, दिया हुआ कोण एबीसी का समद्विभाजक होगा। तो इस प्रकार हमारी रचना की प्रमाणिकता हो गई। 11.2 11.2 रचना में हमें एक दिए गए रेखाखंड के लंब समद्विभाजक लंबार्धक की रचना करनी है। ठीक है, तो हमें एक रेखाखंड दिया गया है ए बी और हमें इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। ठीक है, हमें इसका एक लंब समद्विभाजक खींचना है, तो जैसे कि हम पी क्यू खींचेंगे। ठीक है, लंब समद्विभाजक का मतलब होता है ये जो पी क्यू है वो ए बी पर लंब भी होगा और ए बी को समद्विभाजक करेगा, मतलब ए बी को दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो अगर पी क्यू ए बी पर लंब होगा तो कोण पी एम ए 90 डिग्री होना चाहिए, कोण पी एम बी भी 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों कोण बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे। और ये जो पी क्यू है ये रेखाखंड एबी को समद्विभाजक करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। तो एम ए और एम बी ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो आइए अब हम इसकी रचना करते हैं। रचना के चरण, आइए अब हम इसकी रचना करते हैं। तो रचना के पहले चरण में ए और बी को केंद्र मानकर तथा 1/2 ए बी से अधिक त्रिज्या लेकर रेखाखंड ए बी के दोनों ओर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए चाप लगाते हैं। ठीक है, तो ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मान, पहले बिंदु ए को केंद्र माना। ठीक है, और प्रकार का नुकीला हिस्सा बिंदु ए पर रखा। ठीक है, और 1/2 ए बी की जो लंबाई है उसके आधे से अधिक, उसके आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर चाप लगाएंगे ए बी के ऊपर और नीचे। ठीक है, तो बिंदु ए से चाप लगाया ए बी रेखाखंड के ऊपर और बिंदु ए से चाप लगाया ए बी रेखाखंड के नीचे। ठीक है, और त्रिज्या क्या रखी हमने, 1/2 ए बी से अधिक। ठीक है, अब वही काम हम बिंदु बी के साथ करेंगे। बी को केंद्र मानेंगे, नुकीला हिस्सा बिंदु बी पर रखेंगे। ठीक है, और बिंदु बी से चाप लगाएंगे रेखाखंड ए बी के ऊपर और नीचे। ठीक है, और त्रिज्या वही रखेंगे जो ए को केंद्र मानकर रखी थी, और वो त्रिज्या 1/2 ए बी से अधिक होगी। तो हमने ऊपर चाप लगाया और नीचे चाप लगाया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चरण एक। अब दूसरे चरण में हमें क्या करना है, मान लीजिए कि ये चाप एक दूसरे को P बिंदु पर और Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। P और Q को मिलाइए, P और Q को हमने मिला दिया। ये हो गया हमारा चरण 2। चरण 3 में मान लीजिए PQ AB को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। तो PQ AB को जहां भी प्रतिच्छेद करती है उसे हमने क्या मान लिया, बिंदु M। तब जो रेखा PMQ है ये रेखा क्या होगी, AB का अभिष्ट लंब समद्विभाजक होगी जो हमें खींचना था। ठीक है, तो ये हो गई रचना, इस रचना 11.2 की। रचना के बाद आइए अब हम रचना की प्रमाणिकता देखते हैं। ठीक है, ए और बी को पी और क्यू से मिलाइए। ए और पी को मिलाया तो एपी मिला, ए और क्यू को मिलाया तो ए क्यू मिला, बी और पी को मिलाया तो बीपी मिला, और बी और क्यू को मिलाया तो बी क्यू मिला। अब त्रिभुज एपी क्यू, ये पीला वाला त्रिभुज एपी क्यू, और त्रिभुज बीपी क्यू, हरा वाला त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए एपी बराबर बीपी, एपी और बीपी आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये समान त्रिज्या वाले चाप हैं। ठीक है, समान त्रिज्या वाले चाप हैं। भुजा है तो हमने एस लिख दिया। पी क्यू बराबर पी क्यू, ये तो होगा ही, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ तो बराबर होता ही है। भुजा है तो एस लिख दिया। क्यू ए बराबर क्यू बी, क्यू ए और क्यू बी आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये भी समान त्रिज्या वाले चाप हैं। हमने एस लिख दिया भुजा है तो। अब एस 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 के नियम से क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक है,
पर इनका क्रम क्या होगा? अगर एसएसएस का नियम है तो क्रम क्या होता है? तीनों भुजाओं के पहले अक्षर को ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज एपीक्यू सर्वांगसम होगा, दूसरे तरफ के भी पहले पहले अक्षर को ले लेंगे त्रिभुज बीपीक्यू के, तो हमने लिख दिया त्रिभुज एपीक्यू सर्वांगसम त्रिभुज बीपीक्यू के। किस नियम से? एसएसएस के नियम से। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? आपस में सर्वांगसम हो गए। और हम जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे तो संगत कोण भी बराबर होंगे। तो कोण एपीक्यू और कोण बीपीक्यू, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। हमने क्रम वही ले लिया है, एपीक्यू और बीपीक्यू, ठीक है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे किस नियम से? सीपीसीटी के नियम से। कोण एपीक्यू को मैं लिख सकता हूँ कोण एपीएम, ठीक है। कोण एपीक्यू को लिख सकते हैं कोण एपीएम, उसी प्रकार कोण बीपीक्यू को हम लिख सकते हैं कोण बीपीएम, ठीक है, क्योंकि एम जो है वो पीक्यू पर ही आता है, ठीक है। तो कोण एपीएम और कोण बीपीएम आपस में बराबर हो जाएंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब त्रिभुज एपीएम, ये लाल वाला त्रिभुज, और त्रिभुज बीपीएम ये नीला वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में एपी बराबर बीपी ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये समान त्रिज्या वाले चाप हैं। भुजा है तो हमने एस लिख दिया। कोण एपीएम बराबर कोण बीपीएम, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये हमने समीकरण 1 में निकाला था। कोण है तो हमने ए लिख दिया। पीएम बराबर पीएम, उभयनिष्ठ भुजा है तो ये तो आपस में बराबर होनी ही है, ठीक है। भुजा है तो हमने एस लिख दिया। अब दोस्तों एस से एस के नियम से, ठीक है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब बात आती है इनके क्रम की, अक्षरों का क्रम क्या होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, अगर एस से एस नियम से त्रिभुज सर्वांगसम हो तो क्रम क्या होता है? पहली भुजा का पहला अक्षर, कोण पहली भुजा का पहला अक्षर दोनों तरफ, फिर कोण का बीच का अक्षर और दूसरी भुजा का दूसरा अक्षर दोनों तरफ, तो यही क्रम ले लेंगे हम। तो हो जाएगा त्रिभुज एपीएम सर्वांगसम त्रिभुज बीपीएम के। तो हमने लिख दिया त्रिभुज एपीएम और त्रिभुज बीपीएम सर्वांगसम होंगे किस नियम से? एसएएस के नियम से। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? आखिरी और पहला अक्षर ले रहे हैं, आखिरी अक्षर और पहला अक्षर, तो हो गया एम ए। दाईं तरफ भी वही लेंगे, आखिरी और पहला, तो हो जाएगा एम बी। तो एम ए बराबर एम बी आ गया हमारा सीपीसीटी के नियम से। एम ए बराबर एम बी, ये किससे आ गया? हमारा सीपीसीटी के नियम से। और ये हमें बताना भी था कि ये जो पी क्यू है ये ए बी का लंब समद्विभाजक है, मतलब कि एम ए बराबर एम ई होना चाहिए। तो एम ए बराबर एम बी आ गया, तो एक चीज तो प्रमाणित हो गई कि जो पी क्यू है वो पीएम की जो है वो रेखाखंड एबी का समद्विभाजक है। अब लंब भी है, ये बाकी रह गया है प्रमाणित करना। तो पीएम क्यू रेखाखंड एबी का समद्विभाजक है, ये हमने यहाँ पर प्रमाणित कर दिया, ठीक है। एबी का समद्विभाजक है पीएम क्यू, ठीक है। अब सीपीसीटी के नियम से फिर से क्रम देखिए आप, दूसरा तीसरा और फिर पहला, तो कोण पीएमए, ठीक है। कोण पीएमए बराबर दाईं तरफ भी वही होगा, दूसरा तीसरा और फिर पहला, कोण पीएमबी। कोण पीएमए बराबर कोण पीएमबी होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। और कोण पीएमबी है, ये भी हमने समीकरण 2 में निकाला है। कोण पीएमए धन कोण पीएमबी बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? हमारा रैखिक युग्म बना रहे हैं, एक ही रेखा पर स्थित है ये दोनों कोण, ठीक है। अब कोण पीएमबी किसके बराबर है समीकरण 2 में? कोण पीएमए के। तो कोण पीएमबी की जगह हम क्या रख देंगे? कोण पीएमए। तो कोण पीएमबी की जगह हमने रख दिया कोण पीएमए। तो हमें मिला कोण पीएमए धन कोण पीएमए बराबर 180 डिग्री। कोण पीएमए धन कोण पीएमए कितना हो जाएगा? 2 गुणा कोण पीएमए बराबर 180 डिग्री। अब 2 को हम नीचे ले जाएंगे 180 के, तो हमें मिलेगा कोण पीएमए बराबर 180 डिग्री बटा 2। 2 में भाग देंगे 180 का तो हमें मिल जाएगा 90, ठीक है। 2 में भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 90। तो कोण पीएमए हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। कोण पीएमए 90 डिग्री आ गया। अब समीकरण 2 में देखिए कोण पीएमबी किसके बराबर है? कोण पीएमए के। और कोण पीएमए कितना है? 90 डिग्री। तो कोण पीएमबी भी कितना आ जाएगा हमारा? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों कोण 90 डिग्री आ गए। तो हम कह सकते हैं कि जो पीक्यू है वो एबी पर लंब है, पीक्यू एबी पर लंब है। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पीएमक्यू है रेखाखंड एबी पर लंब है। और अभी अभी हमने सिद्ध किया था, दर्शाया था, प्रमाणित किया था, एम ए बराबर एम बी, एम ए और एम बी आपस में बराबर हैं। तो पीक्यू एबी पीएमक्यू एबी पर लंब है और पीएमक्यू जो है एबी का समद्विभाजक भी है। तो दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि जो पीएमक्यू है रेखाखंड रेखाखंड पीएमक्यू जो है वो रेखाखंड एबी का क्या है? लंब समद्विभाजक भी है।
PMQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक होगा। ठीक है, और यही हमें प्रमाणित करना था। 11.3 एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 60 डिग्री के कोण की रचना करना। ठीक है, तो हमें एक प्रारंभिक बिंदु A वाली एक किरण दी गई है AB, जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या है A। हमें एक किरण AC की रचना करना चाहते हैं जिससे कि कोण CAB 60 डिग्री हो। ठीक है, कोण CAB 60 डिग्री हो, इसके लिए हमें एक किरण AC की रचना करना है। ठीक है, तो आइए अब हम इसकी रचना करते हैं। आइए अब हम इसकी रचना करते हैं। तो रचना का पहले चरण में A को केंद्र मानकर, बिंदु A को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर एक वृत्त का चाप खींचते हैं। A को केंद्र मानेंगे तो प्रकार का नुकीला भाग A पर रखेंगे और कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप खींच देंगे। ये लाल चाप हमने खींच दिया और मान लेते हैं कि वह AB किरण को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, AB किरण को जो जहां पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को हम मान लेते हैं कि वह बिंदु D है। ठीक है, ये हो गया पहला चरण। दूसरे चरण में D को केंद्र मानकर, अब D को केंद्र मानेंगे तो नुकीला हिस्सा प्रकार का D पर रखेंगे। ठीक है, और उसी त्रिज्या का जो पहले ली गई थी, ठीक है, जो त्रिज्या पहले ली गई थी यानी कि AD के बराबर त्रिज्या लेकर, ठीक है, एक और चाप खींचेंगे। ठीक है, और मान लेते हैं जो चरण एक में चाप खींचा था उस चाप को वो बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, लाल और ये नीला चाप एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है, ये हम मान लेते हैं। ये चाप हमने कहां से खींचा? बिंदु डी से। कितनी त्रिज्या लेकर? एडी। एडी जितनी त्रिज्या लेकर चाप खींचा हमने, और ये दोनों चाप एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं? बिंदु ई पर। अब ई से जाने वाली किरण एसी खींची। ठीक है, ई से जाने वाली एक किरण खींची एसी। ठीक है, जो ई से होकर जाएगी, तो जो कोण सीएबी है, ये जो कोण सीएबी है, ये कितने का कोण होगा? 60 डिग्री का अभिष्ट कोण होगा। तो ये दोस्तों हमने रचना कर दी एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 60 डिग्री के कोण की। अब हम इसकी प्रामाणिकता को देखेंगे। तो अब हम इस रचना की प्रामाणिकता देखते हैं। ठीक है, डी और ई को मिलाइए, तो हमने डी और ई को मिला दिया। अब आप देखिए ई एडी और डी ये तीनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हमने रचना ही ऐसी की थी, एडी के बराबर ही चाप खींचा था हमने, तो एडी डी के बराबर होगा और एई भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये लाल चाप पर आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों जो है आपस में बराबर होंगे। अब ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज ईएडी क्या होगा? एक समबाहु त्रिभुज होगा। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो कोण ईएडी भी कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। ठीक है, कोण ईएडी को हम कोण सीएबी बोल सकते हैं, तो कोण सीएबी कितना का हो गया? 60 डिग्री का। तो जो कोण सीएबी 60 डिग्री का हो गया, यही हमें जांच करनी थी प्रामाणिकता की, कि जो हमने किरण एसी खींची है उससे जो कोण बन रहा है कोण सीएबी वो 60 डिग्री का बन रहा है कि नहीं? हाँ, वो कोण 60 डिग्री का बन रहा है। तो हमारी प्रामाणिकता की जांच हो गई। रचना 11.4। ठीक है दोस्तों, अब हमें कुछ त्रिभुजों की रचना करनी है। तो 11.4 में हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। रचना 11.4 क्या कहती है? दिए हुए आधार, एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना करना। ठीक है, तो दोस्तों हमें एक त्रिभुज एबीसी में एक आधार दिया गया बीसी। ठीक है, एक आधार दिया गया बीसी, एक आधार का कोण दिया गया है, तो मान लेते हैं वो कोण बी है। तो एक कोण बी दिया हुआ है हमें। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है? अन्य दो भुजाओं का योग। ठीक है, आधार के अलावा अन्य दो भुजाएं कौन सी होंगी? आधार बीसी है तो अन्य दो भुजाएं होंगी ए बी और ए सी। ठीक है, तो ए बी और ए सी का योग हमें दिया गया है। ठीक है, तो हमें त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है। त्रिभुज एबीसी की हमें रचना करनी है, ये हमें इस रचना में करना है। तो आइए दोस्तों, अब हम इस रचना के चरण को देखते हैं। पहले चरण में बोला गया है आधार बीसी खींचिए, तो हमने आधार बीसी खींच लिया और बिंदु बी पर दिए हुए कोण के बराबर कोण एक्सबीसी बनाइए। तो बिंदु बी पर जो कोण दिया है कोण बी, उससे हमने एक्सबीसी बना दिया। ठीक है, ये कोण हमें दिया गया है। ठीक है, अब किरण बी एक्स से ए बी धन ए सी के बराबर रेखाखंड बी डी काटिए। ठीक है, बी एक्स पर एक बिंदु लिया हमने डी,
ताकि BD जो है, BD की ऐसा बिंदु लिया D कि BD की दूरी जो है AB धन AC के बराबर हो, क्योंकि AB धन AC हमें दिया गया है, तो AB धन AC हमें पता है, तो उसके बराबर हम एक बिंदु लेंगे D, तो BD बराबर हो हमारा AB धन AC। ठीक है, अब चरण 3 में DC को मिलाइए, D और C को मिला दीजिए, और कोण BDC के बराबर, ये जो हरा कोण है इसके बराबर एक और कोण हम बनाते हैं, कोण DCY। ठीक है, कोण DC, एक और कोण बनाया DC को आधार मानकर DCY, एक किरण खींची हमने C से CY। ठीक है, तो हमें कोण कोण मिल गया, कोण DCY। तो ये दोनों कोण बराबर हैं, हरे वाले कोण BDC और कोण DCY, ये दोनों कोण बराबर है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि CY और BX ये दोनों किरण एक दूसरे को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये तब ABC जो है हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा जो हमें बनाना था। तो ये ABC जो है हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा जो हमें बनाना था। तो यहाँ पर हमें 3 चीजें दी गई हैं, आधार दिया गया, आधार BC लंबाई, कोण B दिया गया है। ठीक है, और अन्य दो भुजाओं का योग, आधार के अलावा जो दो भुजाएं AB और AC उसका योग दिया गया है। ठीक है, उससे हमने त्रिभुज ABC की रचना की। अब हम इस रचना की प्रामाणिकता को देखेंगे। रचना की प्रामाणिकता करते हैं अभी हम। त्रिभुज ACD में ये जो नीला वाला त्रिभुज ACD है, इसमें देखिए कोण BDC और कोण DCY ये दोनों बराबर कोण हैं। और दोस्तों अध्याय 7 की प्रमेय 7.3 में हमने पढ़ा था, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये त्रिभुज ACD में बराबर कोण जो हैं उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो AC और AD ये दोनों आपस में बराबर होंगी, AC और AD, क्योंकि ये बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, अब आप देखिए हमने रचना में माना था BD बराबर कितना है, AB धन AD। ठीक है, ये BD बराबर है। ठीक है, और अभी अभी हमारा कितना निकला है, AD बराबर कितना निकला है, AC। तो AD की जगह हम क्या रख देंगे, AC। तो BD बराबर कितना आ गया हमारा, AB धन AC, क्योंकि AD की जगह रख दिया हमने AC। ठीक है, BD बराबर आ गया AB धन AC। ठीक है, और AB धन AC ही हमें दिया गया था BD के बराबर, वही हमारा आ गया BD बराबर AB धन AC। ठीक है, इसका मतलब जो हमने रचना की है वो ठीक है। ठीक है, तो जो हमारी रचना है वो सही है, क्योंकि BD बराबर कितना आ गया, AB धन AC। ठीक है, जो कि हमें दिया गया है, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। रचना 11.5। 11.5 रचना में एक त्रिभुज की रचना करना है हमें, जिसका एक आधार दिया है, हमें एक आधार का कोण दिया है, तथा अन्य जो दो भुजाएं हैं उनका अंतर दिया हो। ऐसी स्थिति में हमें त्रिभुज की रचना करनी है। तो हमें एक त्रिभुज ABC है जिसका आधार BC दिया है। ठीक है, आधार BC दिया है हमें, और आधार का कोण दिया, तो आधार का कोण हमने मान लिया कि कोण B है वो। ठीक, कोण C भी हो सकता है, हमने मान लिया कोण B है, आधार का एक कोण दिया है, और दो भुजाओं का अंतर दिया है। अब एक भुजा हमें पहले ही दे रखी है आधार BC, तो अन्य दो भुजाएं कौन सी होंगी, AB और AC होंगी। ठीक है, या AC और AB एक ही बात है, पर BC नहीं होगी, अन्य दो भुजाएं। तो अन्य दो भुजाओं का अंतर दे दिया है, तो अन्य दो भुजाओं का अंतर होगा या तो AB माइनस AC या AC माइनस AB। अगर AB बड़ा है तो AB माइनस AC, और AC बड़ा है तो AC माइनस AB। ठीक है, तो हमें अन्य दो भुजाओं का अंतर दे दिया है, वो अंतर जो है AB माइनस AC हो सकता है या AC माइनस AB हो सकता है। ठीक है, और हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है, तो हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, अब दो स्थितियां पैदा हो रही हैं इस रचना में, कि अगर AB AC से बड़ा है तो हमें AB माइनस AC दिया होगा, AB ऋण AC दिया होगा। और स्थिति दूसरी है कि अगर AC बड़ा है तो हमें AC ऋण AB दिया होगा। ठीक है, तो हमें दोनों स्थितियों के हिसाब से त्रिभुज ABC की रचना करनी है। आइए अब हम इस त्रिभुज की रचना करते हैं, रचना के चरण। ठीक है, तो पहले हम पहली स्थिति ले लेते हैं जहां पर AB बड़ा है AC से, अर्थात हमें AB ऋण AC दिया गया होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में रचना का पहला चरण होगा आधार BC खींचिए। तो हमने आधार BC खींच लिया, और बिंदु B पर दिए गए कोण के बराबर एक कोण, मान लीजिए कोण XBC। ठीक है, तो हमें कोण XBC खींचना है, तो हमने पहले XB खींच लिया, तो हमें मिल गया कोण XBC। तो ये हो गया हमारा रचना का पहला चरण। दूसरे चरण में हमें कहा गया है किरण BX से। ठीक है, जो किरण ये BX है, इसमें AB ऋण AC के बराबर एक रेखाखंड काटना है हमें BD। ठीक है, BD की लंबाई कितनी होगी, AB ऋण AC। ठीक है, तो B से शुरू होगा D तक जाएगा, तो ये हमने BD बना लिया।
जो बी से शुरू होकर डी तक जा रहा है और इसकी लंबाई कितनी है, ए बी ऋण ए सी। ठीक है, क्योंकि ए बी ऋण ए सी हमें दिया गया होगा। अब चरण 3 में डीसी को मिलाइए, डी और सी को मिला देते हैं, डी और सी को मिला दीजिए और डीसी के लंब समद्विभाजक पीक्यू खींचिए। ठीक है, तो डीसी का लंब समद्विभाजक हमें पीक्यू खींचना है। तो लंब समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हमें एक प्रकार लेंगे। ठीक है, और डीसी का लंब समद्विभाजक खींचना है तो प्रकार का नुकीला भाग पहले हम कहाँ रखेंगे, बिंदु सी पर। और प्रकार में त्रिज्या कितनी लेंगे हम, डीसी के आधे से ज्यादा, और एक चाप लगाएंगे ऊपर की तरफ सी से और उसी सी से एक चाप लगाएंगे नीचे की तरफ। अब हम प्रकार का नुकीला हिस्सा कहाँ रखेंगे, बिंदु डी पर। ठीक है, और उतनी ही त्रिज्या का चाप लगाएंगे एक ऊपर और एक चाप लगाएंगे नीचे। ठीक है, ऊपर वाले बिंदु को हम मान लेते हैं पी, नीचे वाले बिंदु को हम मान लेते हैं क्यू। ठीक है, अब ये दोनों पी क्यू को हम जोड़ देंगे, पटरी से स्केल से हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चरण 3। ठीक है, पी क्यू लंब हो गया डीसी पर। ठीक है, क्योंकि पी क्यू क्या है, डीसी का लंब समद्विभाजक है। चरण 4, माना कि PQ जो है वो किरण BX को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है। BX और PQ एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, मान लेते हैं बिंदु A पर। ठीक है, अब A और C को मिला दीजिए, A और C को हम मिला देते हैं। ठीक है, अब जो ABC है, जो ABC है यही हमारा क्या है, अभिष्ट त्रिभुज है। ABC क्या है, हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। तो ये रचना हो गई हमारे स्थिति 1 के अनुसार। ठीक है, अब हम इस रचना को प्रमाणित भी करेंगे। आइए अब हम इस रचना की प्रमाणिकता देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बिंदु ए है, ठीक है, ये बिंदु ए जो है वो डीसी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। डीसी का लंब समद्विभाजक क्या है, पीक्यू। ठीक है, तो ये पीक्यू पर स्थित है। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि दो स्थिर बिंदुओं, यहाँ पर वो दो स्थिर बिंदु कौन से, डीसी को मिलाने वाला रेखाखंड, मतलब कि डीसी, डीसी जो रेखाखंड है के लंब समद्विभाजक पर स्थित सभी बिंदु। ठीक है, कि डीसी के लंब समद्विभाजक पर सभी जो बिंदु होंगे वो दो स्थिर बिंदुओं से बराबर दूरी पर होंगे। तो ए क्या है, डीसी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, तो ए जो है डी और सी से बराबर दूरी पर स्थित होगा। तो एडी और एसी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एडी और एसी की लंबाई आपस में बराबर होगी। अब दोस्तों इस आकृति में आप देखिए बीडी किसके बराबर आ रहा है। ठीक है, ये जो बीडी अगर हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा, पूरे ए बी में से, ठीक है, ए से लेके बी तक में से एडी को अगर हम घटा देंगे तो हमें बीडी मिल जाएगा। तो हम बीडी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी ऋण एडी। ठीक है, पूरे ए बी में से, पूरा जो ए बी है इसमें से एडी को घटा देंगे तो हमें बीडी मिल जाएगा। तो हमने बीडी बराबर लिख दिया ए बी ऋण एडी। अब एडी बराबर कितना निकाला अभी हमने, एसी, तो एडी की जगह क्या रख देंगे, एसी। तो बीडी बराबर हमारा आ जाएगा ए बी ऋण एसी। बीडी बराबर आ जाएगा ए बी ऋण एसी। और दोस्तों हमें इस रचना में दो भुजाओं का अंतर दिया होता है त्रिभुज की। ठीक है, वो भुजाओं का अंतर क्या था, ए बी ऋण ए सी। तो बीडी बराबर आ गया हमारा ए बी ऋण ए सी। ठीक है, तो हमारी रचना की प्रमाणिकता हो गई यहाँ पर। आइए दोस्तों अब हम रचना के चरण देखते हैं दूसरी स्थिति के लिए। दूसरी स्थिति क्या है हमारी, जब ए बी छोटा हो ए सी से, अर्थात ए सी ऋण ए बी हमें दिया गया हो। ठीक है, तो हमें आधार बी सी तो दिया गया, तो हमने पहले आधार बी सी खींच लिया। अब बिंदु बी पर, बिंदु बी पर हमें दिए गए कोण के बराबर हमें कितना कोण दिया है, कोण बी। तो हमें कोण खींचेंगे कोण एक्स बी सी। तो एक्स बी बना लिया हमने और ये कोण खींच लिया हमने कोण एक्स बी सी। ठीक है, ये कोण बना लिया हमने। तो ये हो गया हमारा चरण 1। अब विपरीत दिशा में बढ़ी बी, बी एक्स की विपरीत दिशा में हमें एक रेखाखंड बनाना है बीडी। ठीक है, और बीडी की लंबाई कितनी होगी, ए सी ऋण ए बी। ठीक है, जो कि हमें दी गई होगी। तो बी एक्स की विपरीत दिशा में हमने खींचा बीडी और वो बीडी होगा ए सी ऋण ए बी के बराबर। ठीक है, अब तीसरे चरण में कहते हैं डीसी को मिलाइए, डी और सी को मिला दिया और डीसी का लंब समद्विभाजक खींचिए। तो लंब समद्विभाजक खींचने का तरीका हमें पता है, दो बिंदु है तो पहले हम सी बिंदु से, ठीक है, प्रकार की नोक रखेंगे बिंदु सी पर और डीसी से आधे से ज्यादा का त्रिज्या लेंगे और एक चाप लगाएंगे पहले ऊपर और फिर नीचे। अब जो है हम नुकीला रखेंगे हिस्सा प्रकार का बिंदु डी पर और उसी त्रिज्या का चाप लगाएंगे पहले ऊपर फिर नीचे। ठीक है, और ये दोनों चाप जहां पर काटेंगे ऊपर वाले प्रतिच्छेद बिंदु को हम मान लेंगे P और नीचे वाले को मान लेते हैं Q। ठीक है, अब P और Q को मिला देते हैं। तो ये हो गया डीसी का लंब समद्विभाजक PQ। PQ जो है लंब हो गया डीसी पर।
अब चौथा चरण में मान लेते हैं कि जो पी क्यू है वो बी एक्स को कहाँ पर काटती है, बिंदु ए पर काटती है। ठीक है, तो ये बिंदु ए ले लिया हमने। अब ए और सी को मिला दीजिए, ए और सी को मिला दिया हमने। तो अब जो एबीसी है वही हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। एबीसी जो है यही हमारा क्या अभिष्ट त्रिभुज है। अब हम इसकी प्रमाणिकता की जांच करेंगे। ठीक है, इसको प्रमाणित करेंगे। आइए अब हम दूसरी स्थिति की रचना की प्रमाणिकता कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी बिंदु ए जो है डीसी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ठीक है, डीसी का लंब समद्विभाजक पी क्यू उस पर स्थित है बिंदु ए। ठीक है, और दोस्तों हम जानते हैं दो स्थिर बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, यहाँ पर वो दो स्थिर बिंदु डीसी हैं। ठीक है, तो डीसी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित सभी बिंदु वो दोनों स्थिर बिंदुओं से बराबर दूरी पर होंगे। तो ए जो है डीसी के लंब समद्विभाजक पर है, इसका मतलब ए जो है डी और सी से बराबर दूरी पर होगा। इसका मतलब ए डी बराबर ए सी होगा। और दोस्तों आप इस आकृति में देखिए, इस आकृति में ए डी बराबर ए सी हो गया। अब इस आकृति में बी डी देखिए, ये बी डी कितना आएगा आपका, पूरा ये जो ए डी है इसमें से अगर हम ए बी को हटा देंगे तो हमें बी डी मिल जाएगा। तो वही लिख दिया हमने, बी डी बराबर ए डी ऋण ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए डी किसके बराबर है, ए सी के, तो ए डी की जगह रख देंगे ए सी। तो बी डी बराबर आ गया ए सी ऋण ए बी। ठीक है, और यही हमारी दूसरी स्थिति थी जहां पर हमें ए सी ऋण ए बी दिया गया था। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। रचना 11.6। दोस्तों ये रचना देखने में बहुत बड़ी है। ठीक है, लेकिन हम इसे बहुत आसान तरीके से समझेंगे। इस रचना को हम बहुत आसान तरीके से और बहुत आसानी से समझ जाएंगे। क्या कहती है रचना 11.6? एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसका परिमाप तथा दोनों आधार कोण दिए हों। ठीक है, परिमाप दिया है मतलब कि उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग दिया है, तथा दोनों आधार कोण दिए हैं मतलब आधार पर स्थित दोनों कोण दिए हैं। तो समझ लेते हैं इसको, रचना को। आधार के कोण मान लेते हैं हम, कोण बी और कोण सी हमें दिए हैं, और हमें क्या दिया है, त्रिभुज का परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आधार का कोण तो हमने मान लिया कि कोण बी दिया होगा हमें। ठीक है, बीसी को हम आधार मान लेंगे, और आधार का दूसरा कोण कोण सी दिया है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। ठीक है, और हमें क्या दिया है, त्रिभुज का परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग हमें दिया गया है। ठीक है, बी सी धन सी ए धन ए बी। ठीक है, तीनों भुजाएं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग दिया है, क्योंकि तीनों भुजाओं के योग को ही हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम, ये जो बड़ी भुजा अभी लिया हमने वो हमें दिया हुआ है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है। ठीक है, तो हमें त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है जब जब हमें आधार के दोनों कोण, कोण बी और कोण सी दिए हों, और त्रिभुज का परिमाप दिया हो यानी कि तीनों भुजाओं का योग दिया हो। तो आइए अब हम त्रिभुज की रचना करना सीखते हैं। आइए अब हम त्रिभुज की रचना करते हैं। तो रचना के चरण, रचना का पहला चरण है बीसी धन सी ए धन ए बी के बराबर एक रेखाखंड एक्स वाई खींचिए। ठीक है, हमें त्रिभुज का परिमाप दिया होगा। ठीक है, तो उस परिमाप के बराबर का एक रेखाखंड खींचेंगे हम एक्स वाई। ये हमने खींच लिया एक्स वाई रेखाखंड। ठीक है, जिसकी लंबाई होगी बीसी धन सी ए धन ए बी के बराबर, या त्रिभुज के परिमाप के बराबर जो हमें दिया गया होगा। दूसरा चरण में दो चीजें कही गई है। पहली चीज है कोण एल एक्स वाई खींचिए कोण बी के बराबर, क्योंकि कोण बी भी हमें दिया गया होगा। ठीक है, कोण भी दिया गया होगा, तो हम कोण एल एक्स वाई खींचेंगे। तो पहले तो हमने एल एक्स खींच लिया। ठीक है, तो ये एल एक्स वाई कितना होगा, कोण बी के बराबर। ऐसा एल एक्स हमें खींचना होगा कि कोण एल एक्स वाई जो है कोण बी के बराबर हो। और हमें क्या खींचना है, कोण एम वाई एक्स खींचना है जो कि कोण सी के बराबर हो। ठीक है, तो हम एम वाई ऐसा खींचेंगे कि ये एम वाई एक्स जो है वो कोण सी के बराबर हो। ठीक है, अब तीसरे चरण में हमें कहा गया है, दो चीजें कही गई हैं, कोण एल एक्स वाई और कोण एम वाई एक्स के समद्विभाजित खींचिए। ठीक है, तो हम इन दोनों के समद्विभाजित खींच लेते हैं, और मान लेंगे कि ये समद्विभाजित जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु क्या है, ए। तो पहले तो हम इन दोनों के समद्विभाजित खींचते हैं। तो पहले हम कोण एल एक्स वाई का समद्विभाजित खींचेंगे। ठीक है, तो समद्विभाजित खींचने का तरीका हमें पता है। ठीक है, बिंदु एक्स से एक चाप खींचेंगे, तो मान लेते हैं ये जो कोण है वही चाप है। ठीक है, फिर इस चाप का एक बिंदु लेंगे, वहां से एक चाप लगाएंगे, फिर इसी चाप के दूसरे बिंदु से लेंगे और उससे भी एक चाप लगाएंगे। ठीक है, और ये चाप जो है जहां पर प्रतिच्छेद करेंगे दोनों चाप, ठीक है, उस बिंदु से हम
बिंदु एक्स को मिला देंगे और एक किरण खींच देंगे। ठीक है, अब यही काम हम दूसरी तरफ करेंगे। ठीक है, तो दूसरी तरफ करेंगे तो y से जो कोण बना हुआ है, कोण एम वाई एक्स, ठीक है, उसके चाप का एक बिंदु लेंगे और एक चाप खींचेंगे, उसी चाप का दूसरा बिंदु लेंगे और दूसरा चाप खींचेंगे। ठीक है, ये दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है, उसको y से मिला देंगे। ठीक है, एक किरण खींचेंगे, दोनों को y उससे y से मिला देंगे। अब ये दोनों किरण जहां प्रतिच्छेद करेंगी उसे हम क्या मान लेंगे, बिंदु a। तो ये हो गया हमारा चरण 3। अब हम आते हैं चरण 4 में। चरण 4 में हमें कहा गया है ax का लंबसम द्विभाजक कीजिए और ay का भी लंबसम द्विभाजक कीजिए। ax के लंबसम द्विभाजक को pq कहेंगे हम और ay के लंबसम द्विभाजक को rs कहेंगे। पहले तो हम ax का लंबसम द्विभाजक खींच लेते हैं। लंबसम द्विभाजक खींचने का तरीका हमें पता है। ठीक है, दोनों बिंदुओं से हमें चाप खींचने होंगे तो पहले हम x से चाप खींच देते हैं ऊपर, बिंदु x, फिर और बिंदु x से ही नीचे चाप खींच देते हैं। ठीक है, ये दोनों जो चाप खींचे हैं हमने, ये त्रिज्या कितनी लेंगे हम, ax के आधे से ज्यादा। ठीक है, और नुकीला भाग कहाँ रखा होगा, x पर। अब नुकीला भाग प्रकार का कहाँ रख देंगे हम, a पर। ठीक है, और उसी त्रिज्या का चाप लगाएंगे ऊपर और उसी त्रिज्या का चाप लगाएंगे नीचे। ठीक है, ऊपर वाले बिंदु को हम मान लेते हैं p, नीचे वाले बिंदु को हम मान लेते हैं q। p और q को हम मिला देंगे, तो ये जो pq होगा वो ax का क्या होगा, लंबसम द्विभाजक। अब इसी विधि से हम ay का लंबसम द्विभाजक खींचते हैं। ठीक है, तो पहले हम y बिंदु पर प्रकार रखेंगे, प्रकार का नुकीला भाग रखेंगे और ए वाई से आधे से ज्यादा का एक चाप लगाएंगे ऊपर और एक चाप लगाएंगे नीचे। अब हम प्रकार की नोक रख देंगे ए पर और उसी त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे ऊपर और एक चाप लगाएंगे नीचे। ठीक है, मान लेते हैं ऊपर वाला बिंदु आर है और नीचे वाला बिंदु एस है। आर और एस को हम मिला देंगे। ठीक है, आर एस ही क्या होगा, हमारा लंब समद्विभाजक होगा ए वाई का। तो ये हो गया हमारा चरण वाई। अब मान लेते हैं पी क्यू और एक्स वाई। पी क्यू और एक्स वाई जो है बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये बिंदु बी ले लिया हमने। उसी प्रकार आर एस और एक्स वाई मान लेते हैं कि ये बिंदु सी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये बिंदु सी ले लिया। अब ए और बी को मिलाना है, ए और बी को मिला दिया और ए और सी को मिला दिया। ठीक है, ये हमारी होगी रचना का 5वां और अंतिम चरण। तब एबीसी क्या होगा, हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा। तो ये जो एबीसी मिलेगा वो क्या होगा, हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा। त्रिभुज की रचना करने के बाद दोस्तों अब हम उस रचना की प्रामाणिकता देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं और आपने पिछली रचना में और जो है पिछले अध्यायों में भी पढ़ा है, दो स्थिर बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित सभी बिंदु दो स्थिर बिंदुओं से बराबर दूरी पर स्थित होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर दो स्थिर बिंदुओं को मिलाने वाला कोई रेखाखंड है, उसका हमने लंब समद्विभाजक खींचा है, तो उस लंब समद्विभाजक पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे वो उन दो स्थिर बिंदुओं से बराबर दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु बी जो है ax के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, ये ax है और इसका हमने लंब समद्विभाजक खींचा था pq, तो बिंदु b pq पर स्थित है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, xb और ab आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि बिंदु b की दूरी x से और a से बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि बिंदु b जो है ax के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। उसी प्रकार दोस्तों बिंदु c जो है ay के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, ये ay है, इसका लंब समद्विभाजक है rs और बिंदु c rs पर ही स्थित है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी वाई और सी ए आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि बिंदु सी ए और वाई से बराबर दूरी पर स्थित होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई किसके बराबर है। ठीक है, ये एक्स वाई जो हमने लिया था ये किसके बराबर है, एक्स बी धन बी सी धन सी वाई। ठीक है, अब आप देखिए एक्स बी अभी हमने कितना निकाला, ए बी के बराबर, तो एक्स बी की जगह क्या रख देंगे, ए बी। बी सी को बी सी लिखेंगे। सी वाई अभी हमने कितना निकाला है, सी ए, तो सी वाई की जगह हम रख देंगे सी ए और हम देखेंगे विज्ञान का चमत्कार। तो एक्स वाई बराबर हमारा कितना आ गया, एक्स बी की जगह रखा हमने ए बी, तो ए बी, बी सी को बी सी रखा और सी वाई की जगह रखा हमने सी ए, सी ए। ठीक है, तो हमारा आ गया एक्स वाई बराबर ए बी धन बी सी धन सी ए। ठीक है, और ए बी धन बी सी धन सी ए क्या है, त्रिभुज का परिमाप है। ठीक है, तो रचना की प्रमाणिकता का पहला भाग हमारा सिद्ध हो गया कि जो हमने एक्स वाई लिया था वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग के बराबर या त्रिभुज के परिमाप के बराबर ही है।
आइए दोस्तों, अब हम इस रचना के बाकी भागों की प्रामाणिकता देखते हैं। तो दोस्तों कोण ए एक्स भी जो है 1/2 होगा, आधा होगा कोण एल एक्स वाई का। क्यों? क्योंकि ये जो ए वाई किरण है, ठीक है, ये कोण एल एक्स वाई को समद्विभाजित करती है। तो कोण ए एक्स भी, ये वाला कोण आधा होगा कोण एल एक्स वाई के। ठीक है, ये हमने रचना में किया था। और दोस्तों अध्याय 7 की प्रमेय 7.2 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हम इस प्रमेय को प्रयोग करने वाले हैं, उसका उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो त्रिभुज ए बी एक्स में, ठीक है, ये वाला त्रिभुज ए बी एक्स, ये त्रिभुज में आप देखिए एक्स बी और ए बी बराबर है। ठीक है, एक्स बी और ए बी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि बिंदु बी क्या है, ए एक्स के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। अगर लंब समद्विभाजक पर स्थित है तो एक्स बी और ए बी आपस में बराबर होंगे। ये अभी हमने अभी अभी देखा था। ठीक है, तो एक्स बी और ए बी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अगर एक्स बी और ए बी आपस में बराबर होंगे तो प्रमेय 7.2 के अनुसार इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे। और इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण कौन कौन से हैं? कोण ए एक्स बी और कोण एक्स ए बी, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब आप देखिए कोण ए एक्स बी कितना था, निकाला था हमने अभी 1/2 गुणा कोण एल एक्स वाई। तो कोण ए एक्स बी 1/2 एल एक्स वाई के बराबर होगा, और ए एक्स बी बराबर है एक्स ए बी की, तो एक्स ए बी भी 1/2 एल एक्स वाई के बराबर होगा। ठीक है, अब आप देखिए बहिष्कोण से त्रिभुज ए बी एक्स में ही, ठीक है, इसी त्रिभुज में देखिए, ठीक है, ये जो त्रिभुज है इसमें इसका बहिष्कोण कौन सा है? इस त्रिभुज का कोण ए बी सी, ये वाला कोण। और हम जानते हैं कि बहिष्कोण किसके बराबर होता है? बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर। तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा? कोण ए एक्स बी धन कोण एक्स ए बी, इन दोनों के कोण के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब आप देखिए ए एक्स बी की जगह हम क्या रख देंगे? कोण 1/2 कोण एल एक्स वाई, और एक्स ए बी की जगह भी हम क्या रख देंगे? 1/2 कोण एल एक्स वाई। ठीक है, तो दोनों की जगह हमने रख दिया, दोनों बराबर है। तो कोण एबीसी बराबर आ जाएगा हमारा 1/2 कोण एल एक्स वाई धन 1/2 कोण एल एक्स वाई। 1/2 धन 1/2 कितना होगा? पूरा। तो कोण एबीसी बराबर आ गया हमारा कोण एल एक्स वाई। ठीक है, और रचना में जो हमें दिया गया था, हमने कोण एल एक्स वाई किसके बराबर माना था? कोण बी के बराबर। तो कोण एबीसी हमारा किसके बराबर आ जाएगा? कोण बी के बराबर। ठीक है, तो कोण एबीसी हमारा आ गया कोण बी के बराबर। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें प्रमाणित करना था। ठीक है, तो हमने इस रचना के दूसरे भाग को भी प्रमाणित कर लिया। दोस्तों रचना की प्रमाणिकता का तीसरा भाग तो बिल्कुल ही दूसरे भाग के जैसा ही है, तो एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोण ए वाई सी जो है आधा होगा कोण एम वाई एक्स के। क्यों? क्योंकि ये जो ए वाई किरण है, ये कोण एम वाई एक्स को समद्विभाजित करती है। तो कोण ए वाई सी, ये वाला कोण आधा होगा कोण एम वाई एक्स के, इस कोण के। ठीक है, और दोस्तों अध्याय 7 की प्रमेय 7.2 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस प्रमेय को भी अभी हम इस्तेमाल करेंगे। अब त्रिभुज ए वाई सी में, ठीक है, ये नीला वाले त्रिभुज में हम देखेंगे। ठीक है, सी वाई और सी ए बराबर है, ये अभी अभी हमने देखा था, सी ए और सी वाई आपस में बराबर है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो त्रिभुज ए वाई सी में क्या होगा? इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो कोण ए वाई सी और कोण वाई ए सी, ये दोनों कोण ए वाई सी और कोण वाई ए सी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, कोण ए वाई सी किसके बराबर निकाला था अभी हमने? 1/2 एम वाई एक्स के। तो ये दोनों ही किसके बराबर हो जाएंगे? 1/2 कोण एम वाई एक्स के। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए इसी त्रिभुज में, नीले वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए वाई सी में इसका बहिष्कोण कौन सा है? कोण ए सी बी। ठीक है, और हम जानते हैं कि बहिष्कोण क्या होता है? बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो बाकी दोनों कोण कौन कौन से हैं इस त्रिभुज में? कोण ए वाई सी, और दूसरा कोण होगा धन कोण वाई ए सी, इन दोनों के कोण के योग के बराबर होगा। और हम जानते हैं यहाँ पर कोण ए वाई सी और कोण वाई ए सी किसके बराबर है? 1/2 कोण एम वाई एक्स के। तो दोनों की जगह हम क्या रख देंगे? 1/2 कोण एम वाई एक्स। 1/2 कोण एम वाई एक्स जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एम वाई एक्स कोण एम, तो कोण एसी भी हमारा आ जाएगा कोण एम वाई एक्स के। ठीक है, और दोस्तों रचना में हमने क्या माना था? कोण एम वाई एक्स कितना लिया था हमने? कोण सी के बराबर। तो अब कोण एसी भी किसके बराबर हो जाएगा? कोण सी के बराबर। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था कि जो कोण एसी भी है वो किसके बराबर होना चाहिए? कोण सी के बराबर। तो इस तरह हमने रचना की प्रामाणिकता कर ली।
ठीक है, हमारी रचना की प्रामाणिकता पूरी हुई। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको एमपी बोर्ड क्लास का ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और यूट्यूब सर्च में भी आपको हमारे वीडियोस ऊपर नजर आएंगे। और आप हमारे वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस अध्याय की बाकी अन्य वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।